मित्रों, अवधि लोक मीमांसा के चैनल पर आपका स्वागत है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी श्रोता बंधुओं को और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मित्रों, आज एक बहुत विशेष बतकही के साथ आपके साथ हम साझा होने जा रहे हैं और देश की आज़ादी के लिए लाखों लाख लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई। तमाम शहीदों ने अपनी शहादत दी। महात्मा गांधी, आज़ाद चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया आज़ादी की बलवेदी पर। और देश का कोना कोना आंदोलित था। आज़ादी का जुनून था। आज़ादी का एक जुनून जो बच्चे, बूढ़े, जवानों के सर पर बोल रहा था। और सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद और लाखों शहादत के बाद यह देश की आज़ादी मिली। देश का हर कोना, हर प्रांत आज़ादी की लड़ाई में अपनी अपनी भूमिका निभाई। मित्रों, चूँकि हम इलाहाबाद के हैं और इलाहाबाद की क्या भूमिका रही आज़ादी के आंदोलन में, हम उस संदर्भ को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो इलाहाबाद में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, बहुत बड़ा केंद्र था। तो हम इस बतकही को आपके साथ साझा करते हैं। मित्रों, यदि इलाहाबाद को शहीदों का तीर्थ स्थल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इलाहाबाद का योगदान सिर्फ एक शहर विशेष का योगदान नहीं, बल्कि यह शहर आज़ादी के आंदोलन का दिल और दिमाग होता था। गंगा यमुना के इस पावन तट पर स्थित यह इलाहाबाद देश को न केवल राजनीतिक दिशा प्रदान किया, बल्कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक की क्रांतियों की अधिकांश पटकथाएं भी यहीं लिखी गई। मित्रों, सबसे पहले मैं इलाहाबाद में स्थित ऐतिहासिक नीम के पेड़ पर बात करना चाहता हूँ। चौक स्थित कोतवाली और पुराने चर्च के पास यह ऐतिहासिक नीम का पेड़ है जो आज भी जर्जर अवस्था में खड़ा है। जून 1857 में जब ब्रिटिश जनरल नील ने मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में विद्रोह को कुचला तो उसने इस इलाके में भारी क्रूरता दिखाई। सरकारी गजट और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार अंग्रेज़ों ने बिना किसी अदालती मुकदमे या सुनवाई के लगभग 8 से 64 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों और नागरिकों को इसी चौक स्थित नीम के पेड़ और बिजली के खंभों पर सरेआम फांसी पर लटका दिया था। आज भी उस स्थान पर एक शहीद स्मारक शिलालेख बना हुआ है जो उन 800 से अधिक अमर बलिदानियों की याद दिलाता है। इलाहाबाद की क्रांतिकारी धरती का मिजाज हमेशा से दमनकारी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ रहा। जून 1847 में यहाँ की 6ठी नेटिव इन्फेंट्री के भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। हालांकि यह एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन इस विद्रोह को मौलवी लियाकत अली ने जन आंदोलन का रूप दे दिया। उन्होंने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के झंडे तले 7 जून 1857 को इलाहाबाद को अंग्रेज़ों से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया। उन्होंने इलाहाबाद को 11 दिनों तक पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों से आज़ाद रखा। मौलवी लियाकत अली इस मुक्त प्रांत के गवर्नर, नायब सूबेदार बने और ऐतिहासिक खुसरोबाग को अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। हालांकि यह स्वदेशी शासन केवल 10 से 11 दिनों तक लगभग 18 जून 1827 तक ही चल सका।
जब ब्रिटिश जनरल जेम्स नील कर्नल नील ने भारी तोपों और अमानवीय नरसंहार के दम पर शहर पर वापस नियंत्रण कर लिया। इसके बाद 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा और देश की कमान कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंपी गई। इसी ऐतिहासिक घटना के कारण इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। मौलवी लियाकत अली का जन्म 15 अक्टूबर 1817 को इलाहाबाद प्रयागराज जिले में चैल परगना के महागांव, कुछ लोगों के अनुसार, दस्तावेजों के अनुसार महदौरी में हुआ था। वे स्वभाव से एक बेहद ईमानदार, धार्मिक, शिक्षक, विद्वान और सूफी विचारकों से प्रभावित व्यक्ति थे। वे अपनी वाक्पटुता और संगठन कौशल, व्यूह रचना के लिए जाने जाते थे। 20वीं सदी की शुरुआत के साथ ही इलाहाबाद देश की मुख्य धारा की राजनीति का केंद्र बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन 1888, 1892 और 1910 इसी धरती पर हुए। नेहरू परिवार का निवास स्थान आनंद भवन और स्वराज भवन स्वतंत्रता आंदोलन के अघोषित मुख्यालय बन चुके थे। इसी इलाहाबाद में 1920 में महात्मा गांधी की उपस्थिति में असहयोग आंदोलन जैसी देशव्यापी राजनीतियों की रूपरेखा तैयार की जाती थी। इस शहर ने पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं को जन्म दिया। उन्होंने अग्रिम पंक्ति में रहकर आज़ादी का नेतृत्व किया। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद में ही चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी। इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में चंद्रशेखर से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में भी जानकारी चाहेंगे तो मैं एक वीडियो उन पर भी बना दूंगा। और आज की युवा पीढ़ी शायद ही जानती होगी कि ठाकुर रोशन सिंह की शहादत भी इलाहाबाद में ही हुई थी। आज का जो स्वरूप रानी अस्पताल है, उसके मुख्य गेट से अंदर प्रवेश करते ही उनकी मूर्ति लगी हुई है। उस पर कबूतर बैठकर बीट करते हैं। कोई देखभाल करने वाला नहीं है। विद्यार्थी जीवन में कभी कभार हम लोग कुछ लड़के वहां जाकर मूर्ति की साफ सफाई कर दिया करते थे, मगर अब जाना कम होता था। मित्रों, थोड़ी सी चर्चा हम रोशन सिंह की भी करना चाहेंगे। 9 अगस्त 1985 को लखनऊ के पास हुई ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन एक्शन ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दी गई इस घटना के बाद अंग्रेजों ने देश भर से 40 से अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इस आंदोलन का मुख्य मुकदमा लखनऊ के हजरतगंज स्थित रिंग थिएटर, वर्तमान में यह मुख्य डाकघर DPO है। इसमें एक विशेष सत्र न्यायालय बनाकर चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता जज आर्चिबाल्ड हैमिल्टन कर रहे थे। यद्यप ठाकुर रोशन सिंह काकोरी की उस ट्रेन डकैती में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन वे HRA संगठन के एक बेहद सक्रिय सदस्य थे। संगठन के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से उन्होंने दिसंबर 1924 में फतेहपुर के बमरौली में एक राजनीतिक डकैती का नेतृत्व किया था, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। ब्रिटिश अदालत ने दुर्भावना और पक्षपात का परिचय देते हुए बमरौली मामले को काकोरी षड्यंत्र केस से जोड़ दिया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसे दिग्गजों द्वारा क्रांतिकारियों की पैरवी करने और देश भर से उठी दया अपीलों के बावजूद जज हैमिल्टन ने क्रांतिकारियों में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से पक्षपात पूर्ण फैसला सुनाया था।
अदालत के फैसले के बाद क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया था। काकोरी केस के तहत 4 महान नायकों को फांसी दी गई थी। राजेंद्र लहड़ी 17 दिसंबर 1927 गोंडा जेल में, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में तथा ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद की मलाका जेल में फांसी दी गई। 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद की मलाका जेल में ठाकुर रोशन सिंह ने मुस्कुराते हुए गीता पाठ किया और वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। फांसी के बाद इलाहाबाद के हजारों नागरिकों ने उनका पार्थिव शरीर लेकर एक विशाल जुलूस निकाला और पवित्र गंगा यमुना के संगम पर उनका पार्थिव संस्कार किया। आज़ादी के बाद मलाका जेल के उसी ऐतिहासिक फांसी वाले स्थान पर आज स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल एसआरएन हॉस्पिटल बना हुआ है, जहां के मुख्य द्वार पर लगी उनकी भव्य प्रतिमा आज भी उनके सर्वोच्च बलिदान की गवाही देती है। और मित्रों, काकोरी केस के मुख्य रणनीतिकार चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए थे, लेकिन नीयत उन्हें भी प्रयागराज की इसी पावन धरती पर ले आई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अकेले ही पूरी ब्रिटिश पुलिस फोर्स से लोहा लेते हुए जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपनी आज़ाद रहने की प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए खुद को गोली मार ली। आज़ाद चंद्रशेखर के और भी बहुत सारे संस्मरण हैं और कभी वह वीडियो भी आपके साथ साझा करूँगा। मित्रों, निष्कर्ष यह कि लियाकत अली के 11 दिनों के संघर्ष से लेकर ठाकुर रोशन सिंह की मलाका जेल में शहादत और अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान, नीम के पेड़ पर लटकाए हुए सैकड़ों लोगों का बलिदान, प्रयागराज की मिट्टी क्रांतिकारियों के रक्त से सींची गई है। यह शहर भारत के स्वतंत्रता इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है, जिसके बिना देश की आज़ादी का इतिहास हमेशा अधूरा रहेगा। मित्रों, धन्यवाद।